नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। इस बीच में सीरियल किलर्स की सीरीज के ख़त्म होने के बाद मैंने आपको कुछ मशहूर जो हत्याकांड थे या मशहूर हत्याएं थी या जिन्हें हाई प्रोफाइल मर्डर्स आप कहते हैं उनके बारे में बताया, खासकर उनकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में और आउटकम के बारे में। ऐसा ही एक हाई प्रोफाइल मर्डर आज मैं आपको बताऊंगा। आज की घटना मेरे गृह जनपद वर्तमान के प्रयागराज और पहले के इलाहाबाद से संबंधित है। साल था 2005, तारीख थी 25 जनवरी। एक दिन बाद देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया जाना था। शहर के मुख्य मार्ग, गलियां, चौराहे तिरंगों से पटी हुई थी। बसपा के विधायक, शहर के विधायक, इलाहाबाद शहर पश्चिमी, पहले ये इलाहाबाद शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र था जिसमें पुराने शहर का इलाका आता है। यहाँ के सिटिंग विधायक राजू पाल, ये करीब दोपहर में 3 बजे जो प्रयागराज का जिला अस्पताल है, स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल, वहां से अपने क्षेत्र के किसी व्यक्ति की हत्या के बाद जल्दी पोस्टमार्टम किए जाने की रिक्वेस्ट डॉक्टर से करने के बाद, उनके परिजनों से जो मॉर्चरी में थे उनको सांत्वना देने के बाद लौट रहे थे। उनके काफिले में 2 गाड़ियां थीं, एक क्वालिस और दूसरी स्कॉर्पियो। क्वालिस राजू पाल खुद चला रहे थे। उनके बगल में उनके दोस्त की पत्नी रुखसाना बैठी थी। रास्ते में वो पति के साथ थी, स्कूटर पे कहीं जा रही थी और उन्होंने रोक के ये बताया कि मुझे फला काम से जा रहा है, इनको घर तक जा रहा हूँ, इन्हें घर तक छोड़ दिया जाए। चौफटका के पास उनके दोस्त अपनी पत्नी को लिए हुए मिले थे। वो किसी बहुत ज़रूरी काम से उन्हें कहीं जाना था। वहीं गाड़ी उनको देख के राजू पाल ने रोकी और उनकी पत्नी रुखसाना को अपने बगल वाली सीट पर बिठा लिया। इसके अलावा राजू पाल के साथ संदीप यादव और देवीलाल भी गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे। दोनों गाड़ियां सुलेम सराय जीटी रोड पर अमित दीप मोटर्स के सामने पहुंची। सुलेम सराय थोड़ा बाहर का इलाका है, इलाहाबाद की मुख्य सिटी से बिल्कुल सटा हुआ ही है, थोड़ा सा बाहरी इलाका है। इसी बीच में उनकी गाड़ी के सामने फिल्मी अंदाज में एक दूसरी गाड़ी आकर रुक गई। ठीक सामने ओवरटेक करके और सामने लाकर रास्ते को ब्लॉक कर दिया। इसके पहले कि राजू पाल कुछ समझ पाते, उस गाड़ी में से उतरे हुए लोगों ने एक के बाद एक धुआंधार फायर शुरू किया। राजू पाल के सीने में एक गोली लग गई। उसके बाद आगे, पीछे और पीछे वाली गाड़ी, 2 हमलावर पीछे वाली गाड़ी पर गोलियां बरसाने लगे और बाकी 3 या 4 इनकी गाड़ी पर सामने से और पीछे से गोलियां मारने लगे। विवेचना के दरमियान या इनके लोगों से बातचीत में ये पता लगा कि शायद ये गाड़ियां स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल, जो जिला अस्पताल है और सबसे बड़ा अस्पताल है प्रयागराज का, वहीं से उन्होंने पीछा किया था। दूसरा वर्जन ये आया कि शायद नेहरू पार्क के कोने में ये लोग वेट कर रहे थे और फिर पीछे पीछे आए। राजू पाल के शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया। इत्मीनान से मारा, मुख्य मार्ग पर मारा, भीड़ भाड़ वाली जगह पे मारा, दिन में मारा। अफरा तफरी मच गई। भाग दौड़ में, भागने में, जान बचाकर भागने में लोग गिर पड़े। गलियों में लोग भागने लगे। दुकानें तड़ातड़ उनके शटर डाउन होने लगे। भागने की हड़बड़ी में
कई गाड़ियां आपस में भी टकरा गईं। अपराधियों के भागने के बाद गाड़ी के पास सबसे पहले आदमी राजूपाल को उन्होंने देखा। चूंकि वो उनके विधायक थे, इसलिए सभी लोग राजूपाल को पहचान गए और उनको घायल अवस्था में टेम्पो पर रखकर जीवन ज्योति हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने राजूपाल को मृत घोषित कर दिया। जब राजूपाल के शव का पोस्टमार्टम हुआ तो लगभग 18 गोलियां उनके शरीर में निकली। 18 गोलियों के निशान उनके शरीर पर निकले। उनकी गाड़ी में बैठे संदीप यादव और देवीलाल की भी मौके पर मौत हो गई, जबकि रुखसाना, सैफ इलियास सैफुल्ला, ओम प्रकाश पाल, इन तीनों लोगों को गंभीर चोटें आईं, लेकिन इनकी जान बचाई जा सकी। सरकार बसपा की थी, विधायक बसपा के थे। पूरे शहर में भूचाल आ गया। मैं शायद कंफ्यूज हूँ, उस समय सरकार समाजवादी पार्टी की होनी चाहिए और विधायक बसपा का। राजनीतिक भूचाल आ गया पूरे प्रदेश में और इस हत्याकांड की तपिश पूरे प्रदेश में पहुंच गई। इलाहाबाद की सड़कों पर और गलियों में तमाम गाड़ियां आग के हवाले कर दी। पूरे शहर में तोड़फोड़, आगजनी और जमकर हंगामा हुआ। अस्पताल में भीड़ लगी और कुछ ही देर में थाना पड़ता है वो धूमनगंज समेत कई थानों की पुलिस और अफसर वहां पहुंच गए। उस समय एसपी सिटी थे राजेश कृष्ण, एसएसपी थे सुनील गुप्ता और थानाध्यक्ष धूमनगंज थे परशुराम सिंह। विधायक राजूपाल के हजारों समर्थक भी वहां पहुंच गए। पुलिस ने शव को सील करके पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया। समर्थक पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए और वहां से लाश को जबरदस्ती उठा लाए। लाकर उन्होंने सुलेम सराय चौराहे पर चक्का जाम करने की कोशिश की। पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी उस लाश को फिर से कब्जे में करके और पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाने में। राजूपाल की शादी सिर्फ 9 दिन पहले हुई थी और उनकी पत्नी थी पूजा पाल। पूजा पाल ने थाना धूमनगंज में उस समय के सांसद, जो उस समय के सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट थे, फूलपुर एक कंस्टिट्यूंसी है प्रयागराज की, वहाँ से समाजवादी पार्टी से, उसमें उन्होंने सपा सांसद अतीक अहमद, उनके छोटे भाई अशरफ, उनके करीबी फरहान, आबिद, रंजीत पाल, गुरफान समेत 9 लोगों को नामजद कराया और FIR 147, 148, 149, 307, 302, 120B और 506 IPC में और 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट भी लगाया गया। 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, ये भी मुकदमा दर्ज कराया गया। मैंने पहले ही बताया कि अतीक अहमद उस समय समाजवादी पार्टी के सांसद थे, फूलपुर लोकसभा क्षेत्र प्रयागराज का है। दहशत भरे उस माहौल में आधी रात तक घटनास्थल से लेकर अस्पताल तक कोहराम मचता रहा। कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई। जगह जगह विरोध और हंगामा होता रहा। उधर पुलिस ने रात में ही राजूपाल का पोस्टमार्टम करा दिया और चुपके से दारागंज के शवदाह गृह में जाकर उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। पुलिस को यह आशंका थी कि अगर शव परिजनों को दिया गया अंतिम संस्कार के लिए
तो कानून व्यवस्था की स्थिति और खराब हो जाएगी। इससे बचने के लिए ऐसा होता रहा है और अब भी ऐसा होता है। कानून व्यवस्था की बहुत खराब स्थिति के मद्देनज़र, या ऐसा लगता है कि लाश अगर परिजनों के पास गई तो लोग इसके राजनीतिक फायदे भी उठा सकते हैं। एक बार लाश रख के अगर कोई धरना प्रदर्शन करे, पुलिस हमेशा बैकफुट पर होती है, क्योंकि लाश की बेअदबी नहीं की जाती। उसे लेकर भागना या लोगों को पीट कर उसे उठाना, ये ऐसा बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में किया जाता है। अगले कई दिन तक शहर में वारदातें होती रहीं। ऐसा नहीं था कि शहर को या प्रदेश के तमाम हिस्सों में लोगों को ये न पता हो कि आखिरकार राजू पाल की हत्या क्यों हुई। अतीक अहमद जो दबंग, अपराधी, माफिया और नेता, सब कुछ एक ही शरीर में था। घोर अपराधी, घोर माफिया और नेता। अतीक अहमद शहर पश्चिमी क्षेत्र से विधायक थे और इसी बीच पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ। पार्लियामेंट के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने उन्हें फूलपुर से अपना उम्मीदवार बनाया। जब वो सांसद हो गए तो ये सीट यानी इलाहाबाद पश्चिमी की सीट खाली हो गई। इस सीट पर उपचुनाव हुआ। ये सीट 25 सालों से अतीक अहमद के कब्जे में थी। जो प्रयागराज के यानी इलाहाबाद के रहने वाले होंगे, उन्हें अतीक अहमद का अतीत पता होगा। पता ही नहीं होगा, अच्छी तरह पता होगा कौन ऐसा है इलाहाबाद या इलाहाबादी प्रयागराज में जो अतीक के बारे में न जानता। बहुत लंबा किस्सा या लंबी कहानी है, लेकिन आप इसे नेट पर पढ़ें तो बेहतर होगा। कोई जराइम की दुनिया का कोई ऐसा अपराध नहीं है जो अतीक या अतीक के लोगों ने न किया हो। जमीनों और मकानों के कब्जे तो आम बात थी। तो 25 साल से जिस सीट पर अतीक अहमद का कब्जा था, उन्होंने ये मान लिया कि हमारा भाई भी आराम से जीत जाएगा। उनके विरोध में बसपा ने राजू पाल को टिकट दिया। राजू पाल और अतीक के भाई अशरफ चुनाव लड़े। चुनाव बहुत ही गर्म था, कुछ कम्युनल लाइन पर भी था, अदरवाइज भी गर्म था। और परिणति इसकी ये हुई कि अशरफ 4000 वोटों से राजू पाल से हार गया। अपनी सल्तनत में अपने भाई की हार अतीक अहमद को अच्छी नहीं लगी। वो इसको पचा नहीं पाया। हालांकि वो खुद सांसद था, लेकिन अपनी सल्तनत जाने से एकदम बौखला गया। इसके लिए पूरी तैयारी की गई। जैसा बताया गया था कि ये स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय गए थे अपने क्षेत्र के किसी व्यक्ति की जिसकी हत्या हुई थी, उसके पोस्टमार्टम हाउस में, मॉर्चरी में वो उनके परिजनों से मिले और डॉक्टर से मिले कि साहब इसकी अब पोस्टमार्टम जल्दी करा दिया जाए। काफिले में 2 ही गाड़ियां थी, क्वालिस और स्कॉर्पियो। वो थोड़ी देर के लिए सिविल लाइंस में कुछ लोगों से मिलने के लिए रुका। कुछ सेकंड बात करने के बाद वो क्वालिस में बैठकर पहले ड्राइवर चला रहा था, फिर वो खुद ड्राइविंग करने लगा। स्कॉर्पियो पीछे थी और क्वालिस आगे आगे चल रही थी। चौफटका के पास उसके परिचित करेली के बख्शी मोढ़ा निवासी स्कूटर सवार सादिक ने उनको हाथ दिया और राजू ने क्वालिस रोक दी। सादिक ने बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ, रुखसाना के साथ नीमा में रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं। विधायक राजू पाल ने कहा कि रुखसाना को ठीक है मेरी गाड़ी में उसमें बैठ जाएं
और तुम स्कूटर से सीधे नीवा पहुंचो, मैं वहीं तुम्हारी पत्नी को भिजवा दूंगा। यहाँ से चलकर चौफटका से, चौफटका का आइडिया जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं वो जानते होंगे, चौफटका से चलकर दोनों गाड़ियाँ सुलेम सराय में नेहरू पार्क रोड के पास पहुंची। तभी चारों तरफ से घेर कर उनके ऊपर हमला कर दिया। फिर उसके पीछे वाली स्कॉर्पियो पर भी बताया तो ये जाता है कि कुल 3 गाड़ियों में सवार 20-22 लोग थे। चूंकि राजूपाल खुद गाड़ी चला रहे थे और गोलियां लगने से वो संभवतः मृत्यु हो गई उनकी, इसलिए वो गाड़ी सामने से बांस बल्लियों की दुकान से को तोड़ती हुई भिड़ती हुई आगे जाकर रुकी। तब जैसे ही वो रुकी तब तक वो 20-25 आदमी वहाँ पर आ गए और लग ही रहा था कि पूरी तैयारी थी इनको मारने की। इसके पहले भी अक्टूबर 2004 में बसपा विधायक चुने जाने के बाद राजूपाल पर बहुत ही गंभीर हमला हुआ था और उसके बाद 21 नवंबर 2004 को दोबारा हमला हुआ। राजूपाल के कार्यालय पर बमबाजी के साथ फायरिंग की गई। उस हमले में वो साफ साफ बच गए, लेकिन घटना की अनदेखी हुई। उसमें राजू की सफारी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी, गोलियों से चलनी हो गई थी। लेकिन फिर वही राजनीति, वो सुरक्षा की गुहार करता रहा कि मुझे अतीक अहमद और उनके गुंडों से खतरा है, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। और जो विधायक को अनुमन्य 2 सिपाही दिए जाते हैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड, उसके सिवा उसे कोई भी सुरक्षा नहीं मिली। जब 28 दिसंबर 2004 को उसकी गाड़ी को घेर कर उसमें गोलियां चलाई गईं, तो उसमें उसका गनर और एक रिश्तेदार, इनको भी गोली लगी थी और एक हमलावर भी जख्मी हुआ था। 6 लोगों पर नामजद केस हुआ, 4 लोगों को पकड़ा गया। इस घटना के बाद राजूपाल ने सार्वजनिक रूप से ये कहा था कि अतीक अहमद से उनकी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी सुरक्षा की वो व्यवस्था जो की जानी चाहिए थी वो नहीं हुई। बहरहाल राजूपाल की इस हत्या के बाद फिर वो सीट खाली हो गई। अब की बार उसकी पत्नी पूजा पाल को वहां पर बसपा ने, बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया और वो जीत गई। प्रयागराज की पुलिस ने, यानी इलाहाबाद पुलिस ने इसकी विवेचना की और चार्जशीट में 11 लोगों को इसमें दोषी पाया, जिसमें अतीक और उसके भाई अशरफ भी शामिल थे। ये चार्जशीट 6 अप्रैल 2005 को अदालत में सबमिट की गई। दिसंबर 2008 को सरकार ने इस केस को उत्तर प्रदेश की सीआईडी ब्रांच, सीबीसीआईडी कहते हैं, उसमें भेज दिया री इन्वेस्टिगेशन के लिए। जब सीबीसीआईडी ने 3 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की तो उसमें अतीक और उनके भाई अशरफ का नाम नहीं था। दोनों लोगों को यह माना गया कि इनका घटना से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आप समझ सकते हैं किसकी सरकार थी, कौन मारा गया था। पूजा पाल इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट गई और उन्होंने बताया कि चार्जशीट में इनको क्लीन चिट दी गई और इसकी विवेचना फिर से कराई जाए। इसी बीच में 2012 में
फिर पूजा पाल जीत गई। 22 जनवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने पूजा पाल के इस आवेदन, इस रिट को डिसाइड करते हुए बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या की सीबीआई जांच किए जाने के आदेश कर दिए। जब राज्य सरकार ने नहीं किया, सीबीसीआईडी तक ही सीमित रखा और सीबीसीआईडी ने अतीक और उसके भाई को बाइज्जत चार्जशीट के बाहर ही कर दिया, तो सीबीआई ने फिर इससे जुड़ी हुई सारी फाइलें, सारे लोग और एक बड़ी टीम ने इसकी विवेचना शुरू की। उस समय के विवेचक जिन्होंने अशरफ और अतीक को चार्जशीट से बाहर कर दिया था, जो रिटायर हो चुके हैं, सीओ थे उस समय सुरेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर थे नारायण सिंह परिहार, और बाकी तमाम पुलिस अफसर्स को ये कहा गया कि वो जहाँ पर हैं वहीं रहेंगे, कहीं भी छोड़कर विदेश या किसी दूसरे प्रदेश में नहीं जाएंगे। इस हत्याकांड से संबंधित बहुत से लोगों की अब मृत्यु भी हो गई है। 2017 में इस मामले के गवाह उमेश पाल ने कोर्ट में एक दरखास्त दी कि साहब, मुझे मेरे गवाही का टाइम हो रहा था और मुझे अतीक के लोगों ने किडनैप कर लिया। किडनैप करके उन्होंने मुझे कागज पर लिखा हुआ स्टेटमेंट दिया और ये कहा कि इसे अच्छी तरह से पढ़ लो, कोर्ट में तुम्हें यही बताना है, इसके अलावा एक भी शब्द बोले तो तुम जान से मारे जाओगे, तुम्हारी बोटी बोटी काट दी जाएगी। सीबीआई ने अतीक और अशरफ से भी बहुत ही डिटेल पूछताछ की। 19 अगस्त 2019 को सीबीआई को बयान में उन्होंने कहा, साहब ये तो फर्जी बातें हैं, पॉलिटिकल बातें हैं, दूसरी पार्टी के लोग मुझे फंसाना चाहते हैं, मेरे विरोधी राजनीतिक लोग मुझे फंसाना चाहते हैं, मेरा इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। सीबीआई ने 19 अगस्त 2019 को अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद और 8 अन्य के सिवा चार्जशीट दाखिल कर दी। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट आराधना शुक्ला ने चार्जशीट का संज्ञान लिया और 30 अगस्त की डेट फिक्स की इसकी कॉग्निजेंस के लिए। जो 8 और लोग सीबीआई ने चार्जशीट में बताए या लिखाए, वो थे रंजीत पाल, आबिद, फरहान अहमद, इसरार अहमद, जावेद, रफ़ीक अहमद इलियास, गुलफुल, गुलशन और अब्दुल कवी। अब्दुल कावी जो है वो पकड़ा नहीं गया था, एब्सकॉन्डर्स की श्रेणी में उसको रखा गया था। इसमें तमाम धाराएं जो मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और हैचिंग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एक आपराधिक कृत्य करने के लिए ताना बाना बुनना या उसकी साजिश करना। सात मई 1921 को सीबीआई की चार्जशीट में अंकित आरोपी अकबर की कोरोना के कारण जेल में मृत्यु हो गई। वो उत्तर प्रदेश का बड़ा अपराधी और बड़ा हिस्ट्री शीटर था। उसके खिलाफ प्रयागराज सहित बहुत से जिलों में 20 से अधिक आपराधिक मुकदमे थे। और इस समय अतीक के बारे में और बहुत जो ढेर सारी कहानियां हैं, आप सुनिएगा कि कैसे जेलों से अपना ये फ़ोन का इस्तेमाल करके लोगों को धमका के प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करने का काम ये करता रहा और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसे वहाँ से गुजरात की अहमदाबाद जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ आज भी वो अहमदाबाद जेल में है। पूजा पाल 10 मार्च 1922 को, अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें
चायल से 11,000 वोटों से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत गए। इस बीच में 19 अप्रैल 2022 को उमेश पाल, जिस गवाह को धमका के उससे गवाही दिलवाई गई थी, उसके बारे में कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। एमपी एमएलए कोर्ट बाद में बनाई गई थी, जिसमें एमपी यानी जितने भी जनप्रतिनिधि थे उनके विरुद्ध जो मुकदमे थे वो एक ही कोर्ट में ट्रायल उसका हो रहा था। स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट श्री दिनेश चंद्र शुक्ला ने उसकी बेल को कैंसिल कर दिया। कहा कि क्राइम इज ए हार्मफुल एक्ट फॉर सोसाइटी। द रिलीज ऑन बेल डज नॉट मीन दैट वन शुड कमिट द क्राइम अगेंस्ट द रिलीज। और कोर्ट ने यह भी कहा कि 75 क्रिमिनल केसेस अतीक अहमद के विरुद्ध दर्ज हैं रिकॉर्ड्स के हिसाब से। ऐसे में उसको छोड़ा जाना, क्योंकि उसमें भी गवाहों को धमकाने में भी उसे सज़ा हुई थी और उसमें वो बेल एप्लीकेशन में गया था, तो उसको कोर्ट ने अभी हाल 19 अप्रैल 2022 को उसकी ज़मानत जो पहले हुई थी गवाह को धमकाने के मामले में, उसकी ज़मानत कैंसिल हो गई। लेकिन दुखद पहलू ये कि 25 जनवरी 2005 के इस केस में 17 साल होने के बाद भी अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। आज की घटना, मैं अभी कुछ दिनों से आपको कुछ हाई प्रोफाइल अपराध के बारे में बता रहा हूँ। जैसा मैंने शुरू में बताया, आरुषि, निठारी, सैयद मोदी, इन सभी में आपने नोटिस किया होगा कि रसूखदार और पैसे वाले लोगों का कुछ नहीं बिगड़ा। एक एक करके सब बरी हो गए, कुछ तो विधायक और सांसद भी हो गए। पॉलिटिक्स, पुलिस और क्रिमिनल्स का ऐसा तगड़ा सिंडिकेट, ये उसी दौर की बात है। मैं जिस दौर की बात आपसे बार बार कहता हूँ, 90 से 2005 के बीच में। और इसी दौर ने तमाम ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व पैदा किए जिनका संबंध अपराध से था और जिन्हें किसी अपराध की कोई सज़ा कभी मिल नहीं पाई, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन गवाहों पर आधारित थी। गवाह मारे जाते थे, गवाह लालच देकर तोड़े जाते थे, गवाह होस्टाइल कर दिए जाते थे। किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इन ट्रायल्स में प्रस्तुत नहीं किया पुलिस की विवेचना ने। तो ये सारे रसूखदार लोग, पैसे वाले लोग ये बच गए और गरीब छोटा आदमी जो उनके साथ था, सजा सिर्फ उसी को हुई। पुलिस ने जानबूझकर ऐसी विवेचना की कि अपराधी को बेनिफिट ऑफ डाउट मिले। पुलिस ने या तो ये पैसे के लिए किया या फिर पॉलिटिक्स यानी नेताओं के दबाव या किसी नेता को अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए खुश करने में, लेकिन किया ऐसा ही कि उन्हें अदालतों में बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाए। देखने वाली बात यह है कि इन सभी केसेस को सीबीआई ने भी इन्वेस्टिगेट किया। कुछ में सीबीआई ने रसूखदार लोगों को चार्जशीट से ही बाहर कर दिया, कुछ में बड़े बड़े नामी वकील खड़े हुए, जैसे राम जेठमलानी। इन सभी केसेस में अपराधियों की तरफ से ट्रायल में देश के सबसे नामी गिरामी क्रिमिनल लॉयर्स खड़े हुए थे। आपको जानकारी होगी जो इससे संबंधित हैं कि ये राम जेठमलानी सहित तमाम ऐसे और बड़े वकील हैं जो बहस में मिनट के हिसाब से फीस चार्ज करते हैं। अगर उन्होंने 55 मिनट बहस की है तो उसका 55 लाख रुपए। इतने महंगे वकील, कौन गरीब आदमी कहां इसको अफोर्ड कर पाएगा। इतनी बड़ी बड़ी फौज खड़ी की गई कि सब चार्जशीट में बाहर हो गए या बरी हो गए।
उसका भी कारण वही था जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि उस दौर में न तो अवेयरनेस थी, अखबार और दूरदर्शन के सिवा जानकारी का कोई स्रोत नहीं था, सोशल मीडिया नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये जो आज की तारीख में ऐसी घटनाओं में जो उखाड़ पछाड़ होती है वो सोशल मीडिया सही भी और गलत भी, लेकिन फैक्ट्स को सामने जरूर ले आता है। ना सीसीटीवी थी, इस किसी भी मुकदमे में किसी भी सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल विवेचना में एज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं किया गया, ना एंड्रॉयड फ़ोन थे, कतई किसी विवेचना में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं लगाया गया। फॉरेंसिक एविडेंस की इतनी कैपेसिटी उस समय बिल्डअप नहीं हुई थी कि फॉरेंसिक एविडेंस का भी सहारा विवेचना में लिया जाए। अदालतों में कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था कि केसेस की डेट और प्रोग्रेस कोई भी देख सके। अगर वकील साहब अगली डेट के बारे में वादकारी को बताना भूल जाए तो वादकारी को पता नहीं लग सकता कि हमारी क्या डेट थी और कैसे भूल गई या कैसे स्लिप हो गई। लेकिन आज एंड्रॉयड फ़ोन भी है, सीसीटीवी भी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉरेंसिक लैब्स हैं और सबसे बड़ी बात कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड हो गई। कॉज लिस्ट देखनी है, आप अपने केस के बारे में जानना चाहते हैं, उस हाई कोर्ट की साइट पर जाइए, आपको मिल जाएगा कौन आपके वकील हैं, कौन उनके वकील हैं, अंतिम तारीख क्या हुई थी, अब तक कुल कितने आदेश हो चुके हैं और अगली तारीख कब पड़ी है। ये सारे डिटेल कोई भी आदमी, आप खुद भी, आपका वकील भी या आपका अपोनेंट भी, कोई भी देख सकता है इसे। एक तो ये पारदर्शिता हुई। दूसरी जो पिछले 3-4 हफ्तों से मैं नोटिस कर रहा हूँ, आपने रील्स देखी होंगी फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। पिछले 3-4 हफ्तों से पटना हाई कोर्ट और गुजरात की हाई कोर्ट जो अहमदाबाद में है, इनके कोर्ट के भीतर के सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग, कोर्ट के प्रोसीडिंग्स की, वो मैं देख रहा हूँ। कुल 4 जजेस का ही मैंने नोटिस किया है कि बराबर सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, कैसे वकील प्लीड कर रहा है, जज साहब उससे क्या सवाल पूछ रहे हैं और जज साहब उसको ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जो भी डायस पर हैं वो उसको कैसे बता रहे हैं कि तुम्हारी ये प्ली फला लॉ में गलत है। मैं आपको बताऊं, दिल से बताऊं कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स की ये सीसीटीवी देखकर मैं इतना खुश हुआ हृदय से कि अब न्याय तंत्र पर और खासकर हाई कोर्ट्स पर लोगों का भरोसा इतना बढ़ेगा। वैसे भी लोग उसको न्याय का मंदिर कहते हैं। अब कोई गुंजाइश नहीं होगी। लोग बहका देते हैं कि फलां वकील ने ये कर दिया और फलां ने ये कर दिया और जज साहब ने इस तरह से कर दिया, जज साहब ने उस तरह से कर दिया। लेकिन अपनी कोर्ट की सीसीटीवी फुटेज बिना कोर्ट के अनुमति के पब्लिक नहीं हुई होगी। और जिन ऑनरेबल मिस्टर जस्टिसेस ने, जिन माननीय न्यायमूर्ति गण ने अपने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को पब्लिक किया है, मैं उनको 1000 बार प्रणाम करता हूँ। हेड्स ऑफ टू देम ऑल दीज ऑनरेबल मिस्टर जस्टिसेस। आप यकीन करिए कि अगर ये ट्रांसपेरेंसी पब्लिक में आएगी तो जुडिशियल प्रोसेस में बड़ा आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। लोगों का इतना यकीन होगा, जो मैंने 8-10 केसेस अभी तक, और ये पिछले 2-3 हफ्ते से ही आ रहे हैं, पटना हाई कोर्ट का दिखाई देता है और गुजरात हाई कोर्ट का दिखाई देता है और किसी हाई कोर्ट का नहीं दिखता है। मैं उनको इसलिए बार बार प्रणाम करूंगा कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि उनकी अपनी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स
पब्लिक भी देख सके, क्योंकि सामान्य आदमी के बस का नहीं कि कोर्ट के भीतर उनके वकील ने क्या बहस की, उनके विरोधी वकील ने क्या बहस की, कोर्ट में जज साहब ने क्या टिप्पणी की, ये उसकी जानकारी में कभी नहीं होता। ऑर्डर्स में मुख्य बातें लिखी होती हैं, जिरह की बातें बहुत कम होती हैं, और अपने मुवक्किल को वकील साहब जो बता देते हैं वो वही मुवक्किल सही मानता है। मैं शायद सक्षम नहीं हूँ या मुझे अधिकार नहीं है ये निवेदन करने का सभी कोर्ट से कि अगर सभी हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स संबंधित कोर्ट्स रिलीज करें पब्लिक के लिए, संवेदनशील मामलों को छोड़कर, राष्ट्रीय महत्व के मामलों को छोड़कर और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को छोड़कर, तो आप समझ लीजिए ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, जुडिशियल सिस्टम में, कि आने वाली नस्लें जुडिशरी के बारे में कही हुई तमाम बातों का या तमाम बातें उसको भूलकर उसे बिल्कुल मंदिर की तरह अपनी निगाहों से देखेगी। वो गरीब आदमी जो साल दर साल न्याय के लिए भटकता रहता है, जो उनका वकील बता देता है वही मानता है, अगर ये प्रोसीडिंग्स आम होंगी तो उसे पता लगेगा कि उनके वकील ने क्या किया, गलती की या सही किया। मैंने सोचा आपसे ये जानकारी साझा कर लूँ कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी बाहर दी जा रही हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए। कोर्ट्स सब कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं। शाम को कॉपी, अब मुझे ध्यान है जब मैंने नौकरी शुरू की थी तो हाई कोर्ट के जजमेंट की कॉपी लेने के लिए महीनों महीनों इंतज़ार करना पड़ता था। सर्टिफाइड कॉपी, आप उसको पैसा उसका दीजिए, जमा करिए, फिर वो आप कई बार चक्कर लगाइए। अब उसी दिन शाम को सारी कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स में भी और कम से कम हाई कोर्ट में, बहुत ढेर सारी लोअर कोर्ट्स में भी जजमेंट्स अपलोड हो जाते हैं। आपको जुडिशियल प्रोसेस के लिए अगर सर्टिफाइड कॉपी की ज़रूरत है, हार्ड कॉपी की, तो वो तो आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जजमेंट में क्या हुआ, अपलोड होने के 2 मिनट बाद ही उसे आप पढ़ सकते हैं। इतनी ट्रांसपेरेंसी, और हम ये धन्यवाद करते हैं इस सिस्टम का या जो भी इसके पीछे है। ज़रूर इसमें कोर्ट्स का बहुत बड़ा हाथ होगा, वरना कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स या कोर्ट्स के इस तरह के मामले में कोई दखल नहीं दे सकता। जिन किसी ऑनरेबल जज साहब ने, जिस किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज ने ये व्यवस्था की कि पिछले 10 साल में अब जाके 95% कंप्यूटराइज्ड हैं सब चीज़ें। अभी साल भर पहले ही मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ, साल भर पहले तक बहुत ही परफेक्टली काम करने लगा था। और ये जो प्रोसीडिंग्स सीसीटीवी फुटेज की ऑनरेबल कोर्ट्स की परमिशन से ही बाहर आई होंगी, वो देख के तो एकदम मन प्रसन्न हो गया। अब कोई माई का लाल जुडिशियल प्रोसेस पर, जुडिशरी पर, हाई कोर्ट्स पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। राजू पाल की हत्या में अभी भी अतीक अहमद अहमदाबाद जेल में बंद है, लेकिन कोई मुकदमा अपने अंजाम तक अभी भी नहीं पहुंचा है। ये घटना उस समय की जो हम लोगों को क्राइम के प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाते थे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में, 3M कहे, क्योंकि उसमें बहुत कॉमन थे, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल से। हमारे उस समय जो वाइस प्रिंसिपल थे पीटीसी मुरादाबाद में, डॉक्टर प्रसाद, PC प्रसाद, स्वर्गीय हो गए, दिवंगत हो गए, पढ़ते लिखते बहुत थे। वो पढ़ाते थे कि इट इज़ अ परफेक्ट केस ऑफ 3M। जिस केस का उदाहरण देते थे, मनी, मसल और माफिया। मसल का मतलब अपराधियों से, माफिया का मतलब वाइट कॉलर क्रिमिनल से, और मनी। उन्होंने तो ये पढ़ाई हमको 90 में या 91 में बताई थी, लेकिन 2005 की इस हत्या
को मैं स्पष्ट रूप से परफेक्ट एग्जाम्पल कहूँगा 3M का, मसल, माफिया एंड मनी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कहनी है कि मैं शासकीय कार्य से, हम जिस विभाग में हैं, एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में, उसमें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गई है। 12 तारीख को, इसी 12 को माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। जहां उद्घाटन होगा वो लखनऊ से करीब 225 किलोमीटर दूर है, जालौन। तो इस बीच वहां ज़्यादा आना जाना होगा। वैसे तो मैं बता देता हूं कि मैं कब अपलोड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब से लेकर 12 तक अगर किसी दिन ये मिस होता है तो आप समझ जाएं कि मैं शासकीय कार्य से हूँ। और जिस दिन भी मुझे 1 घंटे का भी मौका मिलेगा, मैं आपके सामने जरूर उपस्थित होऊंगा। मैं पहले इसलिए बता देता हूँ क्योंकि हमारे बहुत से सुधी श्रोता परेशान होते हैं बाद में, क्या बात, मेल भेजते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो आज 4 तारीख है और 8 दिन बाद ही ये कार्यक्रम होना है। जैसे मैं कल जालौन जाऊंगा, उम्मीद है कि शाम तक लौट आऊँ। नहीं लौट पाया तो कल का एपिसोड भी नहीं कर पाऊँगा। आशा है आप मेरी इस भूल तो नहीं, मेरी इस एब्सेंस के लिए आप इसका बुरा नहीं मानेंगे। इसीलिए मैं पहले से ही आपको बता भी रहा हूँ और क्षमा प्रार्थी भी हूँ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।